हाँ भाई, तो आप लोगों ने कूलम्स लॉ तो पढ़ ही लिया है, और मैंने कहा था अभी कूलम्स लॉ से रिलेटेड कुछ कंडीशंस और बताऊंगा मैं। तो उसी सीक्वेंस में हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को पहले आप अच्छी तरह से समझ लें। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2, जस्ट लाइक ये 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 ऐसे, और कहता है आर प्लेस्ड इन वैक्यूम सेपरेटेड थ्रू अ डिस्टेंस r। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो r है, और वैक्यूम में रखे हुए हैं ये, ठीक है। इसके बाद इसने कहा है ऑन इंट्रोड्यूसिंग अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन देम, पहले वैक्यूम है और बाद में इनके बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरना है। तो ध्यान से देखिए, अगर ये पॉइंट चार्ज यहीं पर बने रहेंगे अपनी जगह पर, और हमने यहां पूरी जगह में डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया, तो पहले का जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन था वो इतना था, जब वैक्यूम था तब फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन इतना है। डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया तो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन उतना ही रहेगा, लेकिन एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगने लगता है ना। तो अब इस पे नेट फोर्स हो जाएगा Fk इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। ये फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन नहीं है, ध्यान देना। ये अब Q2 पर दो फोर्स लग रहे होंगे ना, एक म्यूचुअल इंट्रैक्शन लग रहा होगा और एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम ने जो फोर्स लगाया वो लग रहा होगा। तो उन दोनों फोर्सेस का नेट फोर्स लिख रहा हूं मैं, और ये हो जाएगा mod Q1 mod Q2 अपॉन r स्क्वायर। जरा ध्यान से देखिए, अपॉन में K आ गया है। K क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दिस मीडियम। अपॉन में K आ गया, इस K की वजह से ये फोर्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। हालांकि ये क्वेश्चन में भी कहा है फोर्स ऑन ईच पार्टिकल डिक्रीजेज, ये उसने बता दिया कि फोर्स डिक्रीज हो गया। अब मुझे ये बताइए, आगे जो सवाल में कह रहा है व्हाट शुड बी द न्यू डिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट चार्जेस, मतलब अब हमको कह रहा है कि इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो आप बदल सकते हैं। पूछ रहा है कि इनकी डिस्टेंस क्या होना चाहिए, कि किस लिए डिस्टेंस बदल रहे हैं? टू इंक्रीज द फोर्स। इनके बीच की डिस्टेंस हम बदल सकते हैं, किस लिए बदल सकते हैं? टू इंक्रीज द फोर्स, यानी जो ये फोर्स है ये कम हो चुका है, पर हम इसको इंक्रीज करना चाहते हैं, और इंक्रीज करके किसके बराबर करना चाहते हैं? म्यूचुअल इंट्रैक्शन के बराबर, ठीक है। तो ये जो फोर्स है ये डिक्रीज हो गया है डाइलेक्ट्रिक मीडियम के कारण, इसको इंक्रीज करके हम इसके बराबर करना चाहते हैं। तो ये जो तुम्हारा है इसे हम क्या करना चाहते हैं? इंक्रीज करना चाहते हैं, ठीक है, इंक्रीज करना चाहते हैं। अब इंक्रीज करने के लिए हमें डिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा भाई? डिस्टेंस को हमें क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो फोर्स हमारा डिक्रीज हो चुका है, पर हम इसको इंक्रीज करना चाहते हैं, तो फोर्स को इंक्रीज करने के लिए हमें डिस्टेंस क्या करनी पड़ेगी? डिक्रीज करनी पड़ेगी। तो हम एक काम करते हैं, इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम को एडजस्ट कर लेंगे और हम इस चार्ज को इधर ले जाएंगे Q1 के पास। जो Q2 यहां रखा है ना ये वाला, इसको यहां ले जाएंगे क्योंकि हमें डिस्टेंस डिक्रीज करनी है। तो लो भाई, हमने ये डिस्टेंस Q1 और Q2 के बीच की डिक्रीज कर दी है। और अब जो डिस्टेंस है ये हो गई r सफिक्स k, r सफिक्स k, ठीक है, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया k। तो हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सारा काम किया है। उसने कहा कि वैक्यूम में रखे हैं,
तो हमने डायग्राम बना दिया भाई, वैक्यूम में रखा हुआ। फिर उसने कहा कि अगर इनके बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दें, तो भर दिया हमने, तो फोर्स क्या हो गया था, डिक्रीज हो गया था। पर इस फोर्स को इस फोर्स को इंक्रीज करना है, और जब इंक्रीज करेंगे तो डिस्टेंस हमें क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। इसलिए हम Q2 को यहां से इधर ले गए, शिफ्ट करा दिया ताकि डिस्टेंस कम हो जाए। और ऐसा नहीं है कि अपने हिसाब से कितना भी कम कर दें, नहीं, सिर्फ उतना कम करना है कि ये वाला फोर्स हमारा बढ़ के फिर से किसके बराबर हो जाए, F के बराबर हो जाए। ठीक है, अब ये देखें, जो डिस्टेंस है बाद वाली RK हो गई है, तो हम यहां पर क्या लिख देंगे, RK। तो ये इनिशियल फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन था जब वैक्यूम में थे, और हमने फिर डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया, डिस्टेंस को भी एडजस्ट कर दिया, और हम बाद वाले फोर्स को बढ़ा करके पहले के बराबर कर ले गए। तो अब जरा देखें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बाद वाला जो फोर्स है उसको हम बढ़ा करके किसके इक्वल ले गए हैं, इनिशियल फोर्स के इक्वल ले गए हैं। ऐसा क्वेश्चन में कहा था, उसने कहा था टू इंक्रीज द फोर्स अप टू इनिशियल म्यूचुअल इंटरेक्शन। ठीक है, तो मैं यहां पर यह कहना जा रहा हूं कि पहले का फोर्स और बाद का फोर्स यहां पर इक्वल है। बाद वाले फोर्स की वैल्यू पहले वाले फोर्स के इक्वल है, इसमें वैल्यू रख दें। Fk की वैल्यू है ये mod Q1 mod Q2 अपॉन RK स्क्वायर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट mod Q1 mod Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब देखो ये कैंसिल हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ क्या बचा, 1/k, अपॉन में k बचा और RK भी बचा है, RK स्क्वायर इक्वल टू 1/, यहाँ R स्क्वायर है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो k RK स्क्वायर इक्वल टू हो गया R स्क्वायर, स्क्वायर रूट ले लो भाई, तो रूट के RK इक्वल टू R हो गया, RK इक्वल टू R/√k। तो अब हमें पता चल गया कि अगर हम Q1 Q2 के बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरना चाहें, पूरे में भरना है डाइलेक्ट्रिक मीडियम, तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरने के लिए डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरने पर फोर्स डिक्रीज हो जाएगा, पर उसको हम इंक्रीज करना चाहते थे, इसलिए डिस्टेंस को क्या करना पड़ गया, डिक्रीज करना पड़ गया। और अब बाद में कितनी डिस्टेंस हो गई, RK। तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरने पर जो बाद में डिस्टेंस है वो पहली वाली डिस्टेंस डिवाइडेड बाई √k के इक्वल है। तो डिवाइड हो गया ना √k से, इसका मतलब बाद की डिस्टेंस क्या हो गई, कम हो गई। तो वही हमने यहां पर डिस्टेंस कम की थी। तो कितनी डिस्टेंस करनी पड़ गई, R/√k। एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट यहां से ये मिल जाएगा, जरा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी यहां रखा हुआ है, करने की जरूरत नहीं है, यही रखा है देखो। तो ये हो जाएगा √k RK इक्वल टू R। इसका मतलब ये हुआ कि अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम वाली डिस्टेंस में √k से मल्टीप्लाई कर दें तो वैक्यूम की डिस्टेंस के इक्वल हो जाता है। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम वाली जो डिस्टेंस है ये वाली, इसमें किससे मल्टीप्लाई करना है, √k से, तो वो किसके इक्वल हो जाता है, वैक्यूम की डिस्टेंस के इक्वल। तो आपको क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि वैक्यूम में 2 पॉइंट चार्जेस रखे थे, फिर बाद में उनके बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया गया, डिस्टेंस को एडजस्ट कर दिया गया, और बाद वाली डिस्टेंस उसने दे दी, डाइलेक्ट्रिक मीडियम भी दे दिया, जैसे उसने k की वैल्यू दे दी, k की वैल्यू मान लो 6 दे दी, और RK की वैल्यू उसने 10 सेंटीमीटर दे दी। ठीक है, k की वैल्यू कितनी दे दी उसने, 6, और RK की वैल्यू कितनी दे दी, 10 सेंटीमीटर। तो अब आपसे क्या पूछा जाएगा कि इनिशियली दोनों चार्जेस के बीच में वैक्यूम था, बाद में हमने डायरेक्ट मीडियम भर दिया और डिस्टेंस को एडजस्ट कर दिया, बाद वाली उसने डिस्टेंस दे दी है और डायरेक्ट मीडियम का कांस्टेंट दे दिया है। तो कहेगा कि जब वैक्यूम था
और जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया गया, दोनों ही केस में फोर्स इक्वल हो, तो बताइए वैक्यूम में डिस्टेंस कितनी थी? पहले कहां थे चार्जेस? वैक्यूम में। बाद में क्या कर दिया गया? डिस्टेंस को एडजस्ट कर दिया गया, बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया गया, लेकिन फोर्स पहले और बाद का बराबर है। तो बताइए वैक्यूम में जब वो रखे थे तब वो डिस्टेंस कितनी थी? तो आपसे इसमें क्या करना पड़ेगा, के की वैल्यू हमने 6 रख दी, आर के की वैल्यू 10 सेंटीमीटर रख दी, तो आर निकल आएगा, यानी जब वो पॉइंट चार्जेस वैक्यूम में थे तब उनके बीच की डिस्टेंस मिल जाएगी। ठीक है, तो कुल मिला के हमने इस क्वेश्चन के द्वारा आपको ये सिखाया है कि अगर वैक्यूम में चार्जेस रखे हों और उनके बीच में बाद में डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया जाए, तो दोनों ही कंडीशन का फोर्स इक्वल करने के लिए हमें डिस्टेंस कम करनी पड़ेगी, और वो डिस्टेंस कितनी करनी पड़ेगी? r/√k। ठीक है, तो ये तुम्हारा फैक्ट है जो हमने प्रूव कर दिया। अब हमने कूलम्स लॉ की 2 कंडीशन बता दी। एक तो ये बताया कि जब Q1 Q2 के बीच में वैक्यूम हो, एक हमने ये भी बता दिया कि अगर Q1 Q2 के बीच में पूरे में डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा हो। अब फार्मूले भी फोर्स के अलग अलग हैं। जब वैक्यूम होता है, मैं इसको थोड़ा सरफ कर देता हूं, देखिए ये सारी चीजें जो मैं समझा रहा हूं ये नोट्स में अवेलेबल हैं। आप वेबसाइट में जाएं और डाउनलोड सेक्शन खोलेंगे तो वहां पर आपको फिजिक्स नोट्स, लेक्चर नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब यहां पर मैं ये कह रहा हूं कि मैंने एक कंडीशन आपको ये बताई, जब Q1 और Q2 के बीच में क्या था? वैक्यूम था, और उस समय फोर्स का फार्मूला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड Q1 मॉड Q2 अपॉन r²। पहली कंडीशन मैंने ये पढ़ाई थी। अब दूसरी कंडीशन में मैंने आपको बताया था कि अगर मान लीजिए Q1 और Q2 के बीच में हम पूरी जगह में डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दें, डिस्टेंस r, ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है। अब फोर्स का फार्मूला हो जाएगा F(k) इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k मॉड Q1 मॉड Q2 अपॉन r²। ठीक है, तो पहली कंडीशन में Q1 Q2 के बीच में वैक्यूम है, और दूसरी वाली कंडीशन में Q1 Q2 के बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। ये दोनों कंडीशन में फोर्स के फार्मूले हैं। अब अगर मैं कहूं कि दोनों चार्जेस के बीच में कुछ जगह में आप डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दीजिए और कुछ जगह में वैक्यूम रहने दीजिए, तो फिर फोर्स का फार्मूला क्या होगा? आइए उसको समझ लेते हैं। तो ये जो है क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर दो पॉइंट चार्जेस के बीच में हमने यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया, और डाइलेक्ट्रिक मीडियम में ये डिस्टेंस है d, और ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसका k, पूरी डिस्टेंस है ये r, और यहाँ पर वैक्यूम है। इतनी डिस्टेंस में डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, बकाया में वैक्यूम है। अब बताइए वैक्यूम में कितनी डिस्टेंस है? ये तो पूरी r है, r में से आप d को माइनस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा r माइनस d। ठीक है, तो दो कंडीशन देखो मैंने अभी तुम्हें बताई थी कि जब दोनों के बीच में पूरे में वैक्यूम हो, और दूसरी कंडीशन मैंने ये बताई थी कि जब दोनों के बीच पूरे में क्या हो? डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो। और यहां पर क्या है? कुछ में डाइलेक्ट्रिक मीडियम है और कुछ में वैक्यूम है। तो अब फोर्स का फार्मूला क्या होगा? ठीक है, तो जरा समझिए इसको। हम देख रहे हैं कि यहां पर मान लीजिए F फोर्स लग रहा है, इस पार्टिकल पर कितना फोर्स लग रहा है? F। अगर हम ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम हटा दें, ठीक है, तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी?
इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरने पर, जैसे यहां भरा हुआ है, फोर्स डिक्रीज हो जाता है। डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरने पर फोर्स डिक्रीज हो जाता है, तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम हटाने पर क्या हो जाएगा? फोर्स इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर हम इसको हटा लेते हैं तो फोर्स इंक्रीज हो जाएगा, पर हम चाहते हैं कि इंक्रीज ना हो फोर्स, किसी तरह से एफ ही बना रहे। तो फोर्स सेम रखने के लिए अभी हमने इस क्वेश्चन में कराया था, डिस्टेंस को चेंज करना पड़ेगा। तो हमारा फोर्स यहां पर इंक्रीज हो चुका है, इंक्रीज हो चुका है, मतलब इंक्रीज हुए फोर्स को हमें कम करके पहले के बराबर करना है। ठीक है, इंक्रीज हुए फोर्स को कम करके पहले के बराबर करना है। तो जब फोर्स को कम करेंगे तो डिक्रीज क्या करना, सॉरी डिस्टेंस क्या करनी पड़ेगी? इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो फोर्स को डिक्रीज करना चाहते हैं हम। क्यों डिक्रीज करना चाहते हैं? क्योंकि हमने ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम हटा दिया तो फोर्स इंक्रीज हो गया था, पर हम उस इंक्रीज हुए फोर्स को डिक्रीज करके पहले के बराबर करना चाहते हैं, इसलिए डिस्टेंस हमको बढ़ानी पड़ेगी। तो चलते हैं, डिस्टेंस बढ़ा लेते हैं, इसको और आगे ले आते हैं इधर। Q2 फोर्स अब भी वही है। अब ये जो है डिस्टेंस जब हमने बढ़ाई तो हम ऐसा नहीं है कि बहुत सारी डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे। हमने अभी पहले समझाया है कि रूट के का मल्टीप्लाई कर दें डिस्टेंस में तो वो वैक्यूम की डिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा। तो जो डिस्टेंस हमारी ये d थी, ये जो d डिस्टेंस है, ये d डिस्टेंस में रूट के से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो अब ये जो डिस्टेंस है ये वैक्यूम की डिस्टेंस के इक्वल हो गई। यानी d डिस्टेंस में पहले डाइलेक्ट्रिक मीडियम था, डाइलेक्ट्रिक मीडियम को हटा देने के बाद वो जो d डिस्टेंस है वो बढ़ के कितनी करनी पड़ेगी? रूट के डी करनी पड़ेगी, तो फोर्स उतना ही बना रहेगा। तो हमने यहां पर इसको हटा दिया और डिस्टेंस को इंक्रीज करके रूट के डी कर दिया, फोर्स उतना ही बना रहेगा। अच्छा, ये वाला वैक्यूम r माइनस डी है ही, ये डिस्टेंस r माइनस डी है ही। तो अब देखो यहां भी वैक्यूम हो गया आपका और यहां भी वैक्यूम हो गया। तो हमने यहां डाइलेक्ट्रिक मीडियम हटा भी दिया और फोर्स भी चेंज नहीं हुआ, क्योंकि हमने डिस्टेंस को एडजस्ट कर लिया है। तो अब ये जो फोर्स निकाला जाएगा, इस फोर्स का फार्मूला देखिए क्या होगा, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 मॉड Q1 मॉड Q2 अपॉन जो डिस्टेंस है, वो दोनों के बीच की डिस्टेंस देखिए, ये वाली डिस्टेंस कितनी है? r माइनस डी, और ये वाली डिस्टेंस कितनी है? रूट के डी का होल स्क्वायर। तो देखो, अब कूलम्स लॉ के लिए आप जो है कुछ पॉइंट से याद कर लीजिएगा कि जब दोनों चार्जेज के बीच में वैक्यूम होगा तब का फोर्स क्या होगा। दोनों चार्जेज के बीच पूरी जगह में आपने डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया तो फोर्स का फार्मूला क्या होगा। अगर दोनों चार्जेज के बीच में कुछ जगह में डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो और कुछ जगह में वैक्यूम हो तो फोर्स का फार्मूला क्या होगा। ये चीज़ें याद रखना है। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग पहले हमने Q1 Q2 के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा पार्शियली और कुछ जगह में वैक्यूम है। तो मैं ये कह रहा था कि इस समय Q2 पर लगने वाला फोर्स F है और वो फोर्स हमको निकालना था। तो फोर्स निकालने के लिए या तो पूरे में वैक्यूम होना चाहिए था या पूरे में डाइलेक्ट्रिक होना चाहिए था। तो हमने क्या किया कि वैक्यूम बना लिया। कैसे बना लिया? हमने कहा आप डाइलेक्ट्रिक को हटा दीजिए, लेकिन हटाने पर फोर्स इंक्रीज हो गया था। तो फोर्स इंक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ गया? उसको डिक्रीज करके पहले के बराबर लाना पड़ गया। तो फोर्स को डिक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ गया? हमको डिस्टेंस बढ़ानी पड़ गई। तो जो डिस्टेंस डी थी उसको बढ़ा के कितना करना पड़ गया? रूट के डी। तो जब हमने डिस्टेंस को एडजस्ट कर दिया
तो फोर्स जितना पहले था उतना ही बाद में है। तो इस कंडीशन को हमने प्योर वैक्यूम की कंडीशन के इक्विवेलेंट बना लिया, यानी जो इस कंडीशन में फोर्स लग रहा है वही फोर्स इस कंडीशन में भी लगने लगा। ऐसा हमने इसलिए किया ताकि हम आसानी से वैक्यूम वाला फार्मूला लगा सकें। ठीक है, तो फार्मूला याद रखिएगा, पार्शियली अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया गया है तो फिर फोर्स का फार्मूला ये होगा। ठीक है, अब इसके कूलम लॉ के बारे में एक बात और याद रखना कि जो कूलम्स लॉ है ये कब वैलिड है, इसकी अपनी लिमिटेशंस हैं। तो लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ जरा देख लें क्या हैं। लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ, लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ, लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ कब वैलिड है वो हम पढ़ेंगे। नंबर वन ये है कि अगर 2 पॉइंट चार्जेज हैं मान लीजिए ये प्लस है, ये भी प्लस है, और ऐसा भी हो सकता है कि ये प्लस हो और ये माइनस हो। तो 2 पॉइंट चार्जेस एक दूसरे को या तो रिपेल करते हैं या अट्रैक्ट करते हैं। तो रिपल्शनल फोर्स F या फिर अट्रैक्शनल फोर्स F निकालने के लिए हम कूलम्स लॉ यूज करेंगे। तो इट इज़ वैलिड ओनली फॉर 2 पॉइंट चार्जेस एट रेस्ट। ठीक है, तो पॉइंट चार्जेस के लिए जो रेस्ट में हैं उनके लिए वैलिड है। और क्या निकालते हैं इसके द्वारा? फोर्स। सेकेंड नंबर, तो फर्स्ट लिमिटेशन याद रहेगी ना, इट इज एप्लीकेबल फॉर 2 पॉइंट चार्जेस एट रेस्ट। सेकेंड नंबर, देखो यहां पर जो कूलम्स लॉ बताया था F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड Q1 मॉड Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये जो कूलम्स लॉ है ये इन उस फोर्स के लिए एप्लीकेबल है जो इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है। कूलम्स लॉ कब एप्लीकेबल है? उस फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए जो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। तो देखो इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या है, देखो इनवर्स का मतलब अपॉन में, स्क्वायर किसका? डिस्टेंस का। तो ये जो तुम्हारा जो फार्मूला है ये बता रहा है कि ये फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है। तो लिमिटेशन क्या है? फर्स्ट नंबर, इट इज एप्लीकेबल फॉर 2 पॉइंट चार्जेस एट रेस्ट। सेकेंड नंबर, इट इज एप्लीकेबल फॉर दैट फोर्स विच ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, अब देखो ये तो आपके 2 पॉइंट हैं जो लिमिटेशंस में आपको बिल्कुल तैयार रखने हैं। अब अगर मान लीजिए हम कोई इस तरह से आर्बिट्रेरी शेप की बॉडी ले लें इस तरह से, तो इसमें हम ये देखेंगे कि ये चार्ज्ड बॉडी हैं, ये एक दूसरे को चूंकि पॉजिटिव पॉजिटिव मैंने चार्ज दे दिया तो रिपेल तो करेंगी, रिपेल करेंगी, लेकिन इसमें हम कूलम्स लॉ नहीं लगा सकते। ठीक है, तो अगर कोई 2 बॉडी हैं आर्बिट्रेरी शेप की हैं तो वहाँ पर कूलम्स लॉ नहीं लग पाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारे कुछ लिमिटेशंस थे। और अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, परमिटिविटी। परमिटिविटी, परमिटिविटी। ठीक है, देखो परमिटिविटी का मतलब है
परमिशन देना, ठीक है, परमिट करना। कैसे, अब जरा समझें। हमारे पास सपोज करो कि एक पॉइंट चार्ज ये है, ये पॉइंट चार्ज अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। इस पॉइंट चार्ज ने क्या किया, ये चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक दूसरा पॉइंट चार्ज रख दिया प्लस Q2, और इस Q2 चार्ज पर इसने फोर्स लगाया, ये फोर्स लगाया, रिपल्शनल फोर्स लगाया। तो होता ये है कि इस जगह में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ही इस पर फोर्स लगता है। अगर यहां इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो, इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो जहां ये चार्ज रखा है, तो इस पर फोर्स नहीं लगेगा। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसलिए यहां पर भी है, और जहां पर ये Q2 रखा हुआ है यहां पर भी है, इसलिए फोर्स लग रहा है। सपोज करो कि यहां पर वैक्यूम है, ठीक है। अब अगर हम एक और मीडियम यहां पर भर दें, वैक्यूम हटा के कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दें, इस तरह से देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये दूसरा चार्ज है प्लस Q2। यहां अगर हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरते हैं तो ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम, यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका अपोज करता है, या हम ये कहेंगे कि विरोध करता है, ठीक है। तो यहां पर वैक्यूम और डाइलेक्ट्रिक मीडियम दोनों को देखिए, वैक्यूम जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोज नहीं करेगा, लेकिन ये जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोजिशन ऑफर करता है, यानी अपोज करता है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोज हुआ तो हम ये कह सकते हैं कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम हो जाएगी, और जब कम हो जाएगी तो यहां पर जो फोर्स लग रहा था वो फोर्स भी हमारा F के इस फोर्स से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड को परमिशन मिल रही है, लेकिन यहां पर उसका अपोज किया जा रहा है, यानी परमिशन कम मिल रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड जब कम हो जाएगा तो यहां पर फोर्स भी कम हो जाएगा। तो परमिटिविटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, परमिटिविटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट measures the opposition of electric field offered by that material। एक बार फिर से ध्यान से सुने, permittivity is the property of material which measures opposition offered by that material। और ये अपोजिशन किसको ऑफर किया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, ठीक है। तो परमिटिविटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच मेजर्स अपोजिशन ऑफर्ड टू द इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द मटेरियल। तो जितना ज़्यादा यहाँ अपोजिशन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, उतना ही ज़्यादा परमिटिविटी होगी। अब यहाँ पर एक फार्मूला होता है, मैंने आपको बता रखा है कूलम्स लॉ में, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के मॉड Q1 मॉड Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये जो एप्सिलॉन नॉट के देख रहे हैं, ये है परमिटिविटी ऑफ मटेरियल। परमिटिविटी ऑफ मटेरियल का मतलब जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा हुआ है इसकी परमिटिविटी। तो एप्सिलॉन नॉट के है परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं
एफ के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट के की जगह लिख देंगे एप्सिलॉन केवल। तो एप्सिलॉन क्या है? परमिटिविटी ऑफ दिस डाइलेक्ट्रिक मीडियम। और मॉड Q1 मॉड Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो अब तुम्हें ध्यान देना है कि जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है इसकी परमिटिविटी ज़्यादा है वैक्यूम के कंपैरिजन में। परमिटिविटी ज़्यादा का मतलब अपोजिशन ज़्यादा किया इसने इलेक्ट्रिक फील्ड का, और जब परमिटिविटी ज़्यादा हो जाएगी तो यहां से फार्मूले से समझ लीजिए, परमिटिविटी ज़्यादा है तो फोर्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो वैक्यूम के कंपैरिजन में इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम ने इलेक्ट्रिक फील्ड का ज़्यादा अपोज किया, इसका मतलब परमिटिविटी ज़्यादा और लगने वाला जो फोर्स है वो क्या हो गया? कम हो गया। तो अब हम परमिटिविटी की जो डेफिनेशन है वो अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। परमिटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच मेजर्स अपोजिशन ऑफर्ड बाय द मटेरियल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। किसने अपोजिशन किया? मटेरियल ने। किसका किया? इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, तो यहां पर जितना ज़्यादा अपोजिशन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, परमिटिविटी उतना ही ज़्यादा होगी, और जब परमिटिविटी ज़्यादा होगी तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो यहां पर देखा होगा एप्सिलॉन नॉट के की जगह पर मैंने क्या रख दिया? एप्सिलॉन। तो हम एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के लिख देंगे। और जो ये एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन क्या है? परमिटिविटी ऑफ दिस मटेरियल, जिसे हम एब्सोल्यूट परमिटिविटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट परमिटिविटी। तो अब हम यहां पर एब्सोल्यूट परमिटिविटी लिखेंगे। एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ठीक है, एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है, अब हमारा जो नया वर्ड है वो है रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। अब ध्यान दीजिए, रिलेटिव परमिटिविटी का जो सिंबल है वो होता है एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन का मतलब परमिटिविटी और आर का मतलब रिलेटिव। तो रिलेटिव परमिटिविटी, और इसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस तरह से डिफाइन करेंगे। अब देखो डेफिनेशन कैसे बनाएंगे। रिलेटिव परमिटिविटी, आर मीन्स रिलेटिव और एप्सिलॉन मीन्स परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ अ मटेरियल, और इक्वल की जगह क्या लिखना है? इज डिफाइंड एज। तो रिलेटिव, इसे हमने रिलेटिव कहा। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मटेरियल इज डिफाइंड एज, इक्वल की जगह पर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ दैट मटेरियल टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो रिलेटिव परमिटिविटी एक बार फिर देख लें। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ अ मटेरियल इज डिफाइंड एज द रेशियो, ये देखो रेशियो लिखा है, रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मटेरियल टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब फिर देखें, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मटेरियल इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मटेरियल टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो इसी फार्मूले से हम डेफिनेशन लिखेंगे।
अब जरा देखो, एप्सिलॉन की जगह आप लिख सकते हो एप्सिलॉन नॉट के, और अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये कैंसिल हो जाएगा, तो एप्सिलॉन आर इक्वल टू क्या हो गया, के। यानी जो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मटेरियल है वो उस मटेरियल के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इक्वल है। तो हम जो कूलम्स लॉ में फार्मूला यूज करते हैं वही वाला यूज करते हैं, एफ सफेक्स के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के मॉड Q1 मॉड Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब हम इस k की जगह पर देखो क्या लिख सकते हैं, इस k की जगह क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन आर। तो ये हो गया एफ के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर मॉड Q1 मॉड Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो इस तरह से हम कूलम्स लॉ में भी थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। अब इस बात का ध्यान देना है, ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं आप नोट्स डाउन कर लीजिएगा, वेबसाइट के डाउनलोड सेक्शन में दिया गया है फिजिक्स, और फिजिक्स का सेक्शन ओपन करिए तो उसमें आपको सारी चीज़ें लिखी हुई मिलेंगी। अब नेक्स्ट हमारा इसमें हेडिंग रहेगी चार्जिंग ऑफ अ बॉडी, चार्जिंग ऑफ अ बॉडी, ये नेक्स्ट हेडिंग है। तो चार्जिंग ऑफ अ बॉडी जो होती है वो 3 टाइप से हम कर सकते हैं। चार्जिंग, मैं 3 ही मेथड बताने जा रहा हूँ, मेथड तो और भी हो सकते हैं, मैं 3 जा रहा हूँ। तो चार्जिंग ऑफ अ बॉडी, ठीक है। तो पहला मेथड है बाई फ्रिक्शन, फर्स्ट मेथड है बाई फ्रिक्शन, ठीक है, बाई फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में क्या होता है कि 2 बॉडी को आप ऐसे रगड़ोगे ताकि उनमें फ्रिक्शन लगे, और एक बॉडी ऐसी होनी चाहिए जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रही हो और दूसरी उन इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर रही हो। तो जैसे हमारे पास एक ये बॉडी है ए और दूसरी बॉडी बी, अब हम जब इसको रगड़ेंगे तो फ्रिक्शन होगा, इस बॉडी से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, मान लो n इलेक्ट्रॉन निकले हैं, n इलेक्ट्रॉन, और ये इसमें आ गए, तो इस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो प्लस Ne चार्ज आ गया, और इसमें इलेक्ट्रॉन आ गए तो इसमें माइनस Ne चार्ज आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करा लिए, तो जो फ्रिक्शन पैदा हुआ था उस वजह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, एक पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक पर नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक। यहां पर जैसे ये मेथड जब हम यूज करते हैं तो जो नॉन कंडक्टिंग बॉडीज होती हैं उनके लिए मेथड सुटेबल रहता है। दूसरा मेथड देखिए, ये बाई फ्रिक्शन था, और अब देखिए बाई कंडक्शन, बाई कंडक्शन, बाई कंडक्शन। कंडक्शन से नाम से पता चल रहा है कि अगर हम कंडक्टर को कोई नेट चार्ज देना चाहें तो हम इस मेथड से दे सकते हैं। अब आप लोग जानते हो कि ये कंडक्टर है, कंडक्टर में हम चार्ज देना चाहते हैं। अब जो चार्ज देते हैं वो देखो हम कैसे दे रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन है, आप इलेक्ट्रॉन अगर कंडक्टर में ऐड करोगे तो ये इलेक्ट्रॉन आसानी से एंटर कर जाते हैं, यानी हमारा चार्ज कहां चला गया, कंडक्टर में चला गया, ठीक है। तो कोई भी अमाउंट ऑफ चार्ज जब हम कंडक्टर को देते हैं तो वो चार्ज उस कंडक्टर में एंटर कर जाता है, यानी कंडक्शन हो गया चार्ज का। तो जो ये इलेक्ट्रॉन है ये एंटर कर गए तो हम क्या कहेंगे, चार्ज का इसमें कंडक्शन हो गया। तो कंडक्टर को हमने इस तरह से चार्ज दे दिया। और थर्ड मेथड आपका है बाई इंडक्शन, बाई इंडक्शन, ठीक है। इंडक्शन में क्या होता है कि
आप किसी भी कंडक्टिंग रॉड, जैसे मेटल रॉड है, उस पर भी चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हैं, नॉन कंडक्टिंग में भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो कंडक्टिंग रॉड और नॉन कंडक्टिंग रॉड दोनों में भी हम इंडक्शन कर सकते हैं। इस इंडक्शन मेथड में एक आपके पास चार्ज रॉड होना चाहिए और एक अनचार्ज रॉड होना चाहिए। देखिए, हम सबसे पहले पढ़ा रहे हैं आपको कंडक्टिंग रॉड। कंडक्टिंग रॉड, तो कंडक्टिंग रॉड में इंडक्शन हम कैसे कराएंगे वो बता रहे हैं। हमारे पास एक ये कंडक्टिंग रॉड है, ये एटम्स हैं कंडक्टिंग रॉड के, ये एटम्स हैं। तो जो कंडक्टर के एटम होते हैं, उन एटम्स के आउटर सेल से कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाते हैं। ये देखो इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए और ये पॉजिटिव आयन बन जाता है। तो ये भी इसी तरह से, ये इलेक्ट्रॉन, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये जो मैं छोटे छोटे डॉट रख रहा हूँ, और जिस एटम से इलेक्ट्रॉन निकल गए वो पॉजिटिव आयन बन गया। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि कंडक्टिंग रॉड में पॉजिटिव आयन्स होते हैं और जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये पूरे रॉड में चलते रहते हैं, रैंडम मोशन करते रहते हैं और पूरे रॉड में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ठीक है। लेकिन रेस्ट में नहीं, रैंडम मोशन करते रहते हैं। ये रैंडम मोशन का मतलब होता है कि जैसे इलेक्ट्रॉन है, ये कभी इधर जा रहा है तो फिर कभी इधर आएगा, इनसे टकराता भी है, टकराने से उसका डायरेक्शन भी चेंज होता रहता है, उसे हम रैंडम मोशन कहते हैं। अब हमें क्या करना है कि एक हमें चार्ज रॉड लाना है, और मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज रॉड है ये। तो जब हम इस कंडक्टिंग रॉड के पास इस चार्ज रॉड को लाएंगे तो ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव चार्ज इसके नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगी। तो इस पॉजिटिव रॉड ने इन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट किया अपने तरफ, तो जो ये इलेक्ट्रॉन होंगे यहां आकर के जमा हो जाएंगे। अब आप यूं कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन यहां जमा हो गए। अब क्या सारे इलेक्ट्रॉन जमा हो जाएंगे? लेकिन आप जानते हैं कि जो ये पॉजिटिव चार्ज है ये जितनों को अट्रैक्ट कर सकता है वो जमा हो जाएंगे, ठीक है। पर यहां देखो, जब यहां इलेक्ट्रॉन जमा हो गए तो यहां तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा हो गई और इस वाले एंड पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो गई। तो इन इलेक्ट्रॉन्स के जमा होने की वजह से इस वाले एंड पर माइनस चार्ज आ जाएगा और इस वाले एंड पर प्लस चार्ज आ जाएगा। अगर हम कंपेयर करें इस मेथड को और इस मेथड को, इस मेथड में इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में गए थे, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, इस बॉडी के इलेक्ट्रॉन दूसरी में नहीं गए, ना इसके आए हैं। बस इसी के इलेक्ट्रॉन जो पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड थे वो एक एंड पर आके जमा हो गए हैं, इसी के अंदर ट्रांसफर नहीं हुआ उनका। तो यहां पर अगर मान लीजिए -2 माइक्रोकूलम चार्ज आया इन इलेक्ट्रॉन की वजह से, तो यहां पर +2 माइक्रोकूलम चार्ज आएगा। और अगर हम इसमें नेट चार्ज देखें तो -2 म्यू सी प्लस 2 म्यू सी, ये आपका क्या हो जाएगा, 0। यानी दोनों एंड पर इक्वल और अपोजिट चार्ज आ गया है और नेट चार्ज क्या है, 0, ठीक है। तो यहां पर अगर कंपेयर करें, इस पे देखो नेट चार्ज कैसा है, +Ne। इस बॉडी पर नेट चार्ज कितना है, -Ne। लेकिन यहां पर नेट चार्ज क्या है, 0। पर एंड जरूर चार्ज हो गए हैं, एक एंड पर नेगेटिव चार्ज आ गया, दूसरे एंड पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इस तरह से हम इंडक्शन के द्वारा किसी कंडक्टिंग रॉड के दोनों एंड पर चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके लिए हमें जिस कंडक्टिंग रॉड में चार्ज प्रोड्यूस करना है उस पर कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, लेकिन जो हम ये वाली रॉड पास में लाते हैं ये चार्ज होनी चाहिए। अब देखिए नॉन कंडक्टिंग रॉड में क्या होगा। तो बी नंबर में हम नॉन कंडक्टिंग रॉड के लिए बता रहे हैं, और बी नंबर नॉन कंडक्टिंग रॉड। तो इसके लिए देख लो,
देखो बच्चों, ये हमारे पास एक नॉन कंडक्टिंग रॉड है। नॉन कंडक्टिंग रॉड के ये आपके एटम्स हैं। इन एटम्स के आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेंगे। मेटल वे में जो मैंने बताया था उसमें तो निकले थे। तो मेटल की रॉड में और इस रॉड में क्या फर्क आया? ये फर्क आया कि मेटल की रॉड जो थी उसके एटम्स के आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, तो उसमें पॉजिटिव आयन भी थे और फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी थे, लेकिन यहां इसमें नहीं है। आप जानते हैं बीच में पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है और ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाया करते हैं, ठीक है। तो वो सिचुएशन इसमें है, मेटल की सिचुएशन अलग थी। अब हमें करना क्या है कि एक चार्ज रॉड हम इसके पास लाएंगे। ये चार्ज रॉड जब हम पास में लाए तो जो इसका पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज इस न्यूक्लियस को रेपेल करेगा, और इसमें जो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं उन इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो न्यूक्लियस हमारा सेंटर से हट के यहां आ गया, इधर इस वाले एंड पर आ गया, तो ये एंड जो एटम का है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। और जो ये इलेक्ट्रॉन है ये वाले, ये इलेक्ट्रॉन हमारे इधर आ गए, तो इन पर चार्ज कैसा आ गया? इन पर चार्ज आ गया नेगेटिव, ठीक है। तो इस पर चार्ज पॉजिटिव आ गया और इस पर नेगेटिव आ गया। इसी तरह से यहां भी होगा, माइनस चार्ज प्लस चार्ज, माइनस चार्ज प्लस चार्ज, ठीक है। तो अब इसमें ये प्लस और ये माइनस एक दूसरे के कांटेक्ट में है, तो भाई ये न्यूट्रल हो जाएंगे। ये प्लस और माइनस कांटेक्ट में है, ये भी न्यूट्रल हो जाएंगे। अब देखो जरा, मैं एक डॉटेड डॉटेड यहाँ पर ये बॉक्स बना दिया मैंने। तो जो ये मैंने डॉटेड बॉक्स बनाया है इसके अंदर नेट चार्ज क्या है? देखो, कैंसिल कैंसिल, तो इसके अंदर नेट चार्ज 0 हो गया। लेकिन ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है ये तो है ना, ये कैंसिल नहीं है। ये पॉजिटिव वाला भी है, ये भी कैंसिल नहीं है। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। तो हमने ये देखा कि जो एटम के अंदर न्यूक्लियस था वो न्यूक्लियस पहले मिडिल में था, लेकिन पॉजिटिव चार्ज ने उसको रेपेल कर दिया तो न्यूक्लियस आ गया इधर, इसलिए एटम का ये वाला एंड पॉजिटिवली चार्ज हो गया, और जो इसमें ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन थे वो हो गए अट्रैक्ट इधर, तो ये नेगेटिवली चार्ज हो गया। तो एटम के एक एंड पर माइनस चार्ज आ गया, एक एंड पर प्लस चार्ज आ गया, तो हम कहेंगे कि ये एटम पोलराइज्ड हो गए हैं। तो कुल मिला के अगर नॉन कंडक्टिंग रॉड है तो उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव चार्ज आयन तो होते नहीं हैं, ये एटम होते हैं, लेकिन ये एटम क्या हो जाते हैं? पोलराइज्ड हो जाते हैं, जिससे एक एंड पर माइनस चार्ज और दूसरे एंड पर प्लस चार्ज आ जाता है। इस तरह से हमने ये चार्ज कर लिया बॉडी को। तो याद रखिए, हमने आपको 3 मेथड बताए हैं, बाई फ्रिक्शन, बाई कंडक्शन और बाई इंडक्शन। इन 3 मेथड से हमने किसी भी बॉडी को चार्ज किया, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आप लोग जो है वेबसाइट की डाउनलोड वाले सेक्शन से डाउनलोड कर लीजिए और इसको समझ लीजिए, ठीक है। और अब इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक होगा, ओके।